नाम से पता चल रहा है शल्य, बोले तो फॉरेन ऑब्जेक्ट, फॉरेन बॉडी, या कोई फॉरेन विषाण या कोई फॉरेन तत्व या फॉरेन कुछ भी चीज हो सकती है बॉडी के रूप में, जो कि बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस्ड हो गया है, चला गया है, और उसको निकालने के अंदर जो शास्त्र काम आता है उसको शल्य शास्त्र या शल्य तंत्र बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं जिसको अष्टांग आयुर्वेद बोलते हैं, जिसके अंदर पहला अकॉर्डिंग टू आचार्य चेंज हो जाता है। अगर सुश्रुत है तो पहला शल्य बोल देगा, और चरक है तो पहला काय चिकित्सा बोल देगा। दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो लाइन ऊपर लिखी है शल्य शलाक्य काय चिकित्सा भूत विद्या कुमार अगध रसायन वाजीकरण, ये सुश्रुत के अनुसार अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन है। सुश्रुत शल्य शास्त्री थे, इसलिए शल्य तंत्र को पहले बोल दिया। मेरी आवाज आ रही क्लियर सबको? कट तो नहीं रही आवाज? रुक रुक के आ रही है सर। कट रही थी सर आ अभी। रही है सर। रुकिए रुकिए। ज्यादा कटे, ज्यादा डिस्टर्बेंस है तो बताना है ना। अब तो ठीक आ रही है बिल्कुल आवाज? जी सर। चलिए, तो शल्य तंत्र के बारे में बात हुई। अब आइए थोड़ा सा इसकी परिभाषा प्रकरण के ऊपर चल लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। शल्य नाम विविध तृणकांष्ट पाषाण, जिस शास्त्र में हम तृण बोले तो कोई फॉरेन बॉडी, कास्ट ये भी फॉरेन बॉडी है, पाषाण आदि या पांशु आदि या कंकर पत्थर जो बॉडी के अंदर विविध रूप से अगर लग जाए, क्योंकि ये शल्य तंत्र की जो डेफिनेशन है ये युद्ध को देखते हुए बोली गई। सुश्रुत चरक का समय जो था वो लगभग एक युद्ध या बैटलशिप का समय था, जिसके अंदर लोग बैटल करते थे, युद्ध करते थे, और वेरियस फॉरेन बॉडी उनके बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाया करती थी। तो तृण हुआ, काष्ठ हुआ, पाषाण हुआ, धूल हुआ, मट्टी हुआ, ईटा हुआ, पत्थर हुआ, ये कई बार उनसे एब्रेशन या कई बार कंट्रूजन की इंजरी हो जाती थी उनके ऊपर। तो उसके लिए इन सब के बारे में चर्चा आई है। ये आज का शल्य शास्त्र की डेफिनेशन नहीं है। और इनको निकालने के लिए जो हम उपाय करते हैं, यंत्र शस्त्र जो भी इनको निकालने का काम करते हैं, उसको आहरण बोलते हैं। और इस शास्त्र को मिलित रूप से शल्य तंत्र या शल्य शास्त्र बोलते हैं। ये सुश्रुत के सूत्र स्थान के वेदोत्पत्ति अध्याय के पहले चैप्टर के अंदर आई, तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मोटा मोटा याद रखो, जिसके अंदर काष्ठ, पांसु, लोह, तृण, पाषाण, इनको हम बॉडी के अंदर से बाहर निकालते हैं। और शल्य और भी अगर कोई शल्य चला गया तो उसको भी निकालने का काम करते हैं। यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्रणिधान, इसमें हम यंत्र शस्त्र छार अग्निकर्म ये सब काम करते हैं। व्रण विनिश्चार्थश्चय, और व्रण का भी डिस्क्रिप्शन इसी शास्त्र के अंदर हमें मिलता है। कोई बड़ी बात नहीं है। अब शल्य शास्त्र प्रधान क्यों है भैया, थोड़ा सा देख लेते हैं। तुम मुझे बताओ, अगर कोई पेशेंट मेडिसिन काय चिकित्सा के अंदर नहीं आया तो काम चल सकता है, या कोई सर्जन या कोई सर्जरी कराने वाला पेशेंट नहीं आया तो काम चल सकता है? किस आदमी की जरूरत है सामने बैठे के लिए, सर्जरी या मेडिसिन? सर्जरी। सर्जरी। मेडिसिन तो सर्जरी। तुम्हारा, हाँ मेडिसिन तो चलो तुम्हारा भाई भी लेके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सर्जरी भाई की थोड़ी करेंगे, सर्जरी तो उसी की करनी है जो मरीज है। इसलिए प्रधान ग्रंथ है या प्रधान तंत्र है। इसलिए आपने देखा होगा जब चतुष्पाद का क्रम पढ़ रहे थे या पढ़ोगे, तो चिकित्सक के जस्ट बगल में रोगी आता है। शल्य तंत्र के जब हम चतुष्पाद का क्रम पढ़ेंगे, क्योंकि चिकित्सक रोगी के बिना काम कर ही नहीं सकता। सर्जरी में काटोगे किसको, या व्रण को धोग किसको, रोगी की तो धोगे। तो शल्य तंत्र की प्रधानता के 3 कारण है। इसके अंदर यंत्र शस्त्र चार अग्नि का हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा एनहेंस्ड वे ऑफ ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा साइंटिफिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है, क्योंकि हम इसके अंदर और भी एसेसरीज या टूल्स का यूज ले रहे हैं मॉडर्न। आशुकृत कारणात तुरंत रिजल्ट आता है। अश्मरी है, तुरंत लेजर थेरेपी करी पीसीएनएल, और तुरंत अश्मरी को क्रश करके बाहर निकाल दिया। काय चिकित्सा में तो 3 महीना खाओ दवा, 4 महीना खाओ दवा। तो ये एक इसके एडिशनल बेनिफिट है, ये जल्दी काम करता है। आशुकृत वाचम, खूबसूरती है तो मानना पड़ेगा साहब। सर्वतंत्र सामान्यात, और लगभग सभी तंत्रों के अंदर इस चिकित्सा विधा को देखा जाता है या किया जाता है, इसलिए शल्य तंत्र प्रधान है।
नेक्स्ट है ये शल्य शब्द की व्युत्पत्ति है क्या शल्य? मन शरीर बाध कराणी शल्याणी। जो मन है और शरीर ये दो ही रोग के अधिष्ठान है दुनिया में। आत्मा को कोई रोग नहीं होता है। निसंग निष्प्रक आत्मा होती है, उसको कोई रोग होता ही नहीं। मन और शरीर साइकोसोमेटिक, जो मन को और शरीर के बाधा को हरे या जो इनको हरे वो तो हो जाएगा शल्य की चिकित्सा, और जो मन शरीर को बाधा करे वो हो जाएगा शल्य। बोले तो शल्य किसको बोलते हैं? जो मन और शरीर को बाधा पहुंचाए, नॉर्मल चीज। शल हिंसाया धातु तस्य शल्य मिति रूपम, और जो शरीर में हिंसा या रुझा करे उसको शल्य बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। नीचे वाली लाइन भी छोड़ दो, उसके नीचे डलहन की एक टीका आई थी, प्रवर्धम मलम दोषजम, छोड़ दो उसको भी, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट आओ, शल्य चिकित्सक के गुण क्या होने चाहिए? क्वालिटीज ऑफ अ सर्जन, सर्जन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? शौर्यम आशु क्रिया, बोला मारिए, शौर्यवान होना चाहिए। पता चला ब्लड निकल रहा है और खुद ही ब्लड से खुद ही मूर्छित हो गया, शौर्य होना चाहिए। आशु क्रिया, तुरंत पेशेंट बेड पे लेटा है, फौरन बॉडी ट्रेकिया में चला गया है, तुरंत ट्रेकियोस्टोमी की और तुरंत शल्य को बाहर निकाल दिया। अरे आराम से करेंगे, लाओ चाय लाओ चाय लाओ, थोड़ी देर चाय पी के करते हैं। आशु क्रिया होनी चाहिए, तुरंत क्रिया, वही शल्य चिकित्सक श्रेष्ठ है। शस्त्र तीक्ष्णम अवेपतु अवेपतु अस्वेदनम, शस्त्र उसका तीक्ष्ण होना चाहिए। पता चला शस्त्र तो उसका ब्लंट पड़ा है, वो काट नहीं रहा है, चमड़ी नहीं कट रही उससे, शस्त्र भी तीक्ष्ण जो रखे। अस्वेद, जो घबराए नहीं, जिसकी स्वेटिंग नहीं आए। पता चला पेशेंट को लेके आए हैं, कटा हुआ हाथ और कटा हुआ पैर और खुद की पसीने छूट गए। अवेपथु, उसका हाथ पैर कंपन नहीं करने चाहिए। ही शुड बी स्ट्रॉन्ग टू हैंडल एनी इमरजेंसी केस विच एवर ही इज टू फेस। नेक्स्ट है असमोह, मोह में नहीं पड़ना चाहिए। पता चला रक्त को देखते ही मुंह में चला गया, तो ये सब या सिंकोप में चला गया। तो ये थोड़ा सा शल्य चिकित्सक के गुण याद रखने, 6 गुण होते हैं। शौर्यम आशु क्रिया शस्त्र तीक्ष्णम स्वेद एवेपतु असमुच्यपि वैद्यस्य शस्त्र कर्माणि शस्यते। ये 6 गुण होते हैं जो शल्य चिकित्सक की विशेष क्वालिटी को शो करते हैं। परिकर्मी शल्य चिकित्सक के सहायक के क्या गुण होने चाहिए? जो शल्य चिकित्सक के बगल में जो खड़ा है, जो उसको बोतल पकड़ाएगा, जो उसको एनेस्थीसिया पकड़ाएगा, जो उसको आयोडीन पकड़ाएगा, जो उसको कैंची पकड़ाएगा, उसके कैसे गुण होने चाहिए? परिक्रमणस्य स्निग्धा स्थिर बलवंत है। परिक्रमण है, तुरंत भागने वाला होना चाहिए। स्निग्धा, जो खुद, स्निग्ध का मतलब है जो खुद दृढ़ और बलवान हो या खुद स्वस्थ हो। स्थिरा, स्थिर हो, और बलवंतम, बलवान हो। ये एक परिचारक के गुण भी मान सकते हो, जो उसके साथ में खड़ा रहता है सपोर्टिंग स्टाफ, उसकी भी गुण मान सकते हो। नेक्स्ट है ये व्रण शोथ पढ़ते हैं। व्रण शोथ, पूरे जगत के अंदर उत्सेद सामान्यम से ऐसा कोई भी इंफ्लेमेटरी एडेमा नहीं होगा, या ऐसा कोई भी इंफ्लेमेटरी कैस्केड बॉडी में नहीं होगा, या ऐसा कोई भी इंफ्लेमेटरी मार्कर के द्वारा इंफ्लेमेशन बॉडी में शो नहीं होगा जिसके अंदर उभार ना हो। उत्सेद सामान्यम से सोफ सब एक प्रकार के होते हैं, ऐसा कोई सोफ या सोजन नहीं है जिसमें उभार नहीं हो। तो शरीरे देशे उत्थिते शोभे इति उच्यते, शरीर में किसी एक भाग के अंदर अगर उभार या दोष दूष्य मिल जाए तो उसको शोफ या व्रण बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको नॉर्मल है। आगे लिखा व्रण शोफ की अवस्थाएं, इसकी फेजेस क्या होते हैं, इसको भी छोड़ दीजिए। व्रण शोथ विदर्दी अल्सर, ये पक्का नहीं है या फिक्स भी नहीं है कि ये इन चीज के अंदर कन्वर्ट भी हो पाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी ज्यादा इंपॉर्टेंट करने की आवश्यकता नहीं है। व्रण की अवस्था मैं आगे बात करूंगा, वो इंपॉर्टेंट है। व्रण शोथ का परिणाम क्या है? पाक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। व्रण शोथ के प्रकार, त्रिविध शोथी अध्याय, चरक ने व्रण शोथ के 3 प्रकार माने हैं। चरक ने शोथ के 3 प्रकार माने हैं। पूरे शरीर में शोथ, जिसको एनासार का कंडीशन बोलते हैं, अर्ध शरीर में शोथ, या एक देश के अंदर शोथ, एक पैर में शोथ हो गया, आधे शरीर में हो गया, या पूरे शरीर में हो गया। तो इतना याद रखना है आपको। तो चरक के अनुसार शोथ के 3 प्रकार होते हैं, अच्छी तरह याद रखना है। चरक ने शोथ के 3 प्रकार माने हैं, और एक अलग से चैप्टर ही बोल दिया, त्रिविध शोथी अध्याय, अलग से एक चैप्टर ही बोल दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर याद रखने हैं। नेक्स्ट है ये शोथ के भेद, और भेद कौन कौन अलग अलग आचार्य बोलते हैं। माधवकर या माधव निदान ने 6 भेद माने हैं। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, आगंतुज। 2 4 5 पूछूंगा, देखते हैं कितना याद होता है आपको, ये कितना आपकी
मेमोरी कॉमन सेंस के अंदर काम करके जवाब देती है। तुम मुझे बताओगे एक शोध है जो वाइट है, स्निग्ध है, पिछिल है, कफज। कफल शोध हो जाएगा। एक शोध है जो कृषण है, रुक्ष है, खुरदरा है, सूखा है, वातज हो जाएगा। एक शोध है जो पीत है, ओस, चोष, दाह, ज्वर, पाक, कौन हो जाएगा? पित्तज। तो ये कोई मोटी कोई दुर्लभ बातें नहीं है, ये सब नॉर्मल बातें हम पढ़ते आए हैं। वी आर well aware of all these symptoms as we have discussed earlier in our classes। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वातेज के अंदर अरुण, कृषण, परुष, मृदु, तोद। लेकिन दीवाबली मैंने बात की थी, कौन सा शोध था दीवाबली? याद आ रहा है? दीवाबली कौन सा शोध था? पित्तज। कौन सा था? वातज। आदमी दिन में ज्यादा भागता है कि रात में ज्यादा भागता है? दिन में। दिन में। तो दिन में भागता है तो भागने से कौन सा दोष बढ़ता है? वातज। वात बढ़ता है। तो दिन में भागता है इसलिए दिन में ही शोथ ज्यादा कौन सा होगा? वातज शोथ। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैंने पहले पढ़ाया है ये। और रात्रि के अंदर कौन सा दोष बढ़ता है ठंडक के कारण? कफज। कफ बढ़ता है, इसलिए कफज शोध रात्रि बली होगा, रात में बलवान होता है। और दिन में आदमी भागता है, वात बढ़ती है, इसलिए दीवा बली दिन में बलवान शोध कौन सा होगा? वातज। ये हमने पढ़ रखा है। तो अरुण, कृष्ण, परुष, मृदु, तोद युक्तम दीवाबली। ये दीवाबली जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, इसको कम मत लगाना, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। पित्त के अंदर पीतवर्ण, मृदु, रक्तम, ओष, चोष, कोई बड़ी बात नहीं है। चोष पोष तो ये सब क्या इंद्रियों में दाह या पूरे शरीर में दाह को ओष चोष बोलते हैं। दाह युक्त या ज्वर जिसके अंदर है वो पित्त है, कोई बड़ी बात नहीं है। कफ के अंदर फिर वही चीज, मृदु है, शुक्ल है, कठिन है, पांडु है, शीत है, स्निग्ध है, मंदानुसारी, धीरे धीरे बढ़ता है ये शोध। निशावली, निशावली का मतलब हो रात्रि बली, लिख लो। निशा को बोलते हैं नाइट, निशावली मतलब रात्रि बली, एक ही बात है। रक्तज के अंदर मैंने आपको बताया था, हल्का सा अगर कृष्णता आ जाए तो वो रक्त के अंदर चला जाता है और है रक्त पित्त का भाई। तो पित्तज शोथ के लक्षण ही आएंगे भैया, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर ब्लड काला हो जाता है, थोड़ा सा याद रखो। अति कृष्ण ब्लड भी हो जाएगा और अति कृष्ण शोथ भी हो जाएगा, थोड़ी सी एक डार्क कॉम्प्लेक्शन आता है, क्योंकि जितना भी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है वो बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेशन करके टिश्यूज को रेड रखता है। और अगर रक्त दूषित हो गया इसका मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो चेंज हो चुका है मेथन हीमोग्लोबिन में, या और भी अपने लोअर सबस्ट्रेट के अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में हो सकता है। तो वो कलर काला दे देता है बॉडी को, क्योंकि वो अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं रहा है, क्योंकि रक्त दुष्ट हो गया है। सन्निपात के अंदर पूरे जगत की वेदना और पूरे जगत का कलर, कोई नहीं पूछ रहा, नाम ही पता चल रहा है सन्निपात। आगंतुज के अंदर एक चीज लिखिए, लोहित वर्ण आभासम, 1000 स्टार मार्क करो। आउट क्वेश्चन लिख लो उसके ऊपर, आउट क्वेश्चन। और इसको आप देखते रक्त करके आ जाओगे। रक्त नहीं करना है, लोहित का मतलब नो डाउट लगभग रेडिश कलर होता है, लेकिन आगंतुज शोथ का कलर होता है लोहित वर्ण आभासा। जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये भी पित्तज और रक्तज शोथ के लक्षणों वाला ही होता है, बोले तो इन दोनों का भाई होता है ये भी, क्योंकि आगंतुज मतलब फॉरेन बॉडी के अंदर, आपकी कोई बॉडी के अंदर से ये शोथ हुआ है, कोई कांटा लग गया, कोई विष लग गया, कोई किसी का दांत लग गया, तो ये क्या है? आगंतुज शोथ के अंदर लोहित वर्णाभासा। और ये भी रक्त या पित्त के लक्षणों वाला ही होता है, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट आइए, शोथ की 3 अवस्थाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 phases ऑफ इन्फ्लेमेटरी एडेमा। आइए बात करते हैं वर्ण शोथ की 3 अवस्थाएं, अच्छी तरह एक मोटा मोटा रूप समझ लो। सबसे पहले शोथ की शुरुआत होती है तो वो लगभग चमड़ी के बराबर ही दिखता है, या थोड़ा सा उठा हुआ दिख सकता है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर पित्त भाई साहब आते हैं, और पित्त भाई साहब, पहले तो कफ भाई साहब बैठे थे, तो नॉर्मल थे, मंद थे, त्वक के समान ही थे, कम वेदना थी, स्थिर था, ठंडा था, कम सूजन थी, ये भाई कफ था, ये अपने नॉर्मल को, अपने टेंडेंसी को मेंटेन कर रहा था। अब पित्त आना शुरू हुआ, और पित्त आपको पता ही है फोड़ फाड़ देगा भैया, उसको पश्चिमान अवस्था बोलते हैं। और जब पक जाता है तो ना पित्त रहता है ना कफ रहता है, बस थोड़ा सा लसलसा पदार्थ या इसके अंदर लसी का आ जाता है, और इसके अंदर भी वेदना कम होता है। तो सबसे जबरदस्त वेदना किसके अंदर होगी? पश्चिमान। पश्चिमान, पित्त बोले तो पश्चिमान, पश्चिमान अवस्था के अंदर।
इसमें पूरे जगत के दर्द लिखे हैं, देख लो। पूरे जगत में जितने दर्द है सब इसमें लिखे हैं। पहले इस दर्द को ही पढ़ लेते हैं भैया। आओ पश्चिमान। बोले तो पाक चल रहा है, सूची भी रीव निस्तुद्यते वी पीडियने। ऐसा लग रहा है सुई सुई भोंक रहे शरीर के अंदर, गोला मारी है, ये आया दर्द। पीपली का इव दंशे, ऐसा लग रहा है चीटा ही चीटा काट गया पूरे शरीर के अंदर, ये दर्द। छेदन भेदन दारण, पूरे जगत के जो दर्द है वो सब यहां पड़े हैं। छेदन भेदन दारण विविध वेदना, ओश चोश परिदा, रुक ही नहीं रहा है। वृश्चिक, लो कुछ नहीं होता, ये बिच्छू और काट गया। वृश्चिक दंश समान वेदना, अरे भैया बचा ले। त्वक विवरणता, त्वक चेंज होना शुरू हो गई है, लाल होना शुरू हो गई। शोफ वृद्धि, शोफ और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो ले दाह, ले पिपासा, ले भोजन में अरुचि। चैन ही नहीं है कहीं, पूरी लाइन में कहीं चैन दिख रहा है? कहीं नहीं है। ये पश्चिमान पूरे जगत की अवस्था है, जहां पर पश्चिमान कंडीशन है हालत खराब है। अब आइए मामला थोड़ा सा पक्व के ऊपर देख लेते हैं। अब मान लो पक गया, या उससे पहले देखते हैं सॉफ्ट, शुरू शुरू में हुआ ही था वो कच्चा था, आम अवस्था के अंदर आइए, शुरू हो ही रहा है। मंद ऊष्मा, अभी पित्त आया नहीं है तो ऊष्मा भी कम है, शुरुआती अवस्था है। मंद वेदना, वेदना भी कम है भैया। त्वक सवर्णता, चमड़ी के बराबर ही सूजन है, ज्यादा सूजन के अंदर चेंज नहीं आया है। स्थैर्यम, अभी तक मामला स्थिर ही पड़ा है। शीत सोपता, सूजन तो है लेकिन ठंडी। अल्प सोपता, सूजन अभी कम है। तो ये जिसमें कमी ही कमी दिख रही है, मंद अल्प मंद अल्प मंद अल्प, वो सब आम अवस्था है। अभी गणित शुरू ही नहीं हुई, इसलिए सब मंद और अल्प ही पड़ा है। चाहे वेदना हो, चाहे सवर्णता हो, चाहे उसके अंदर उष्मा हो, सब मंद अल्प मंद अल्प। अब शोथ जो है वो पक गया, पकते ही पित्त भी भाग गया, सब कुछ भाग गए। तो अब जब पित्त भाग गया तो वेदना तो नहीं होगी साहब, वेदना उपशांति, थोड़ा मारो, वेदना शांति हो गई है भैया। और तुम मुझे बताओगे रोग जैसे जैसे बढ़ता है, कोई भी रोग, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, गाउट हो, इन्फ्लेमेटरी कोई भी डिजीज हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, क्रोन्स डिजीज हो, डायबिटिकुलाइटिस हो, अपेंडिसाइटिस हो, कोई भी रोग हो, अगर वो रोग धीरे 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 बढ़ रहा है और साल 6 महीने या 6 महीने 8 महीने तक पहुंच गया, तो शरीर के अंदर पांडुता आएगी या नहीं आएगी? आएगी सर। आएगी सर। पांडुता हमेशा लंबी चलती हुई डिजीज के अंदर देखने को मिलती है, हीमोग्लोबिन की कमी, पांडुता, घोड़ा मारो। इसका मतलब शोथ अच्छी तरह से चल चुका है और शरीर में खून की कमी हो गई, पहले कहीं पांडुता नहीं है, देख लो। अल्प सोफता, सोजन कम आ गई है। बली प्रादुर्भाव, आपने देखा होगा जब आपका घाव पक जाता है तो उसके ऊपर झुर्रियां पड़ती कि नहीं पड़ती है, देखा कि नहीं देखा आपने किसी ने? हाँ सर। देखा ये सर। वल्ली मतलब ये झुर्रियां पड़ रही है, वल्ली प्रादुर्भाव। त्वक स्फुटन, थोड़ा सा चमड़ी भी फटनी शुरू हो जाएगी वहां से। पूयंतर संचरे, और उसके अंदर जो पस है वो इधर उधर संचरण करेगी। तुम मुझे बताओगे हलवा जब पक जाता है को कढ़ाई को चिपकता है कि कढ़ाई को छोड़ देता है? कढ़ाई को छोड़ देता है। तो ये देखो पक गया है इसलिए पूय छोड़ दिया है, अंदर घूम रही है। संचरण मतलब उसने छोड़ दिया है, मतलब ये पक गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुहूर मुहूर तोद के ऊपर 100 स्टार मार्क करो। इसको देखते ही पश्चिमान करके आ जाओगे, अरे ये तो दर्द है, अरे ये दर्द नहीं है। आपने देखा होगा जब आपका घाव पक जाता है तो एक मीठा मीठा उसके अंदर खुजली नुमा दर्द होता है, कभी नोटिस किया है? यस सर। तो जो मीठा मीठा खुजली नुमा दर्द है उसी को ये बोलते हैं मुहूर मुहूर तोद। वो क्या होता है जब घाव सिकेट्राइजेशन होता है, घाव का, घाव जब सिकेट्राइज स्कार बनता है सेकेंडरी इंटेंशन से, जब हील होने के कारण मेनली, तो उसके अंदर क्या होता है थोड़ा सा खिंचता है। जब घाव अपने आप को हील करता है तो वो अंदर की तरफ खिंचता है, तो हल्की सी वेदना होती है। ये वो वेदना है मूर मूर तोद, और इसको पश्चिमान नहीं करना है, इसके ऊपर 100 स्टार मार्क करो। इतना ही आएगा। अभी 10-15 दिन बाद पूछूंगा मूर मूर तोद पश्चिमान, पश्चिमान नहीं करना है, फिर बोल रहा हूं, ठीक है? कंडू, हल्का सा खुजली हो जाएगी। उपद्रव शांति, अब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बचा है, भोजन की इच्छा डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो ये वर्ण की 3 अवस्था है। अब मैं उत्तर पूछ रहा हूं, देखते तुरंत बिजली के समान कौन उत्तर देता है। वृश्चिक दंश समान वेदना, मंद ओष्मा त्वक सवर्णम शीत सोफता अल्प सोफता,
पली प्रादुर्भाव पांडु, पक्वावस्था पक्वावस्था पक्वावस्था। पूय अंतर संचरण, भाग रहा है पूय, पक्वावस्था कढ़ाई छोड़ दी है, कढ़ाई छोड़ दी है, पक्वावस्था अरे ये वो तो ठीक नहीं है। हाँ, पूय संचरण पूयकरण। पक्वावस्था, ठीक है। मुहुर मुहूर्तोद, पक्वावस्था। बस यही ध्यान रखना भैया। अभी तो पकवा पकवा कर रहे हो, लेकिन अभी 20 दिन बाद देखना क्या करके होगे। अगला बोलो, तुम मुझे बताओगे। पिपली दंस, पश्चिमावस्था पीपली काटे चाहे हाथी काटे, उत्तर क्या करना है? पश्चिमा। कोई काटे भैया, हमें मतलब नहीं है। नेक्स्ट आइए, उपद्रव। उपद्रव के दो प्रकार होते हैं, शस्त्रकृत अशस्त्रकृत। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, शोथ के उपद्रव, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी एडेमा। आइए बात करते हैं शोथ के उपद्रव। पहली बात तो इसकी संख्या ही याद रखनी है। चरक 7 मानते हैं, सुश्रुत 900 स्टार मार्क करिए। चरक बोल रहा है ज्वर, अरुचि, तृष्णा, पवन, अतिसार, दौर्बल्यम, श्वास। पूरे जगत के चरक के सेम मानता है सुश्रुत, 2 एक्स्ट्रा मान लेता है हिक्का और कास, डबल स्टार मार्क करिए। इसको याद करने के लिए मैंने तो ऐसे याद किया था, सी सेट बोले तो सर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा। सी सेट एग्जाम होता है आईएएस के अंदर, सी सेट एग्जाम होता है प्री के अंदर। प्री को क्वालिफाई करोगे तो मेंस के अंदर एक सी सेट एग्जाम होता है और एक जीएस होता है। तो सी सेट, CSAT, सर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, सी सेट। तो सर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार। और ज्वर अतिसार एक रोग होता है। तो सर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार, 6 और एक लास्ट में दौर्बल्य। ये याद हो गया। सी सेट, ज्वर, अतिसार, दौर्बल्य, कहानी खत्म। सी सेट, ज्वर, अतिसार, दौर्बल्य। और लास्ट के अंदर चरक 2 सुश्रुत 2 और एक्स्ट्रा मान लेता है हिक्का और कास। निम्न में से चरक के अनुसार शोथ के उपद्रव में नहीं है। ए ज्वर, बी अरुचि, सी तृष्णा, डी पांडु। पांडु। पांडु रोग नहीं, ठीक है। ये याद, सी सेट, ज्वर, अतिसार, दौर्बल्य। ये हो गया मामला शोथ के उपद्रव। पूरी जगत को ये मानते हैं सुश्रुत, 2 एक्स्ट्रा मान लिया हिक्का और कास, ठीक है। अब भाई साहब देखो, अगला लाइन पढ़ रहे हैं। अब एक चिकित्सक आया, उसके पास एक पेशेंट आया। साहब ये फोड़ा हो रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लाओ ये कैंची लाओ, छुरा लाओ। ये कैंची ली, ये स्कालपेल लिया और उसको छेद दिया। अरे भैया उसने पूछा ही नहीं है, देखा ही नहीं, या परीक्षण ही नहीं किया कि ये आमज है, पच्यमान है या पक्व है, चिप दिया और वो गलती से आम फोड़ा निकल गया। और अगर आम फोड़े के अंदर शस्त्र क्रम कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे? स्वपच। गोला मारो, स्वपच। चंडाल तो हिंदी शब्द है, चंडाल याद नहीं रखना, स्वपच याद रखना है, स्वपच बोलते हैं। तो बिना पके हुए शोथ को चीर दिया तो स्वपच कहलाया। नेक्स्ट आइए लाइन पे। और अगर आम या बिना पके हुए फोड़े को अगर छेद देते हैं तो उससे बहुत भारी नुकसान हो जाता है। स्नायु का नाश हो जाएगा, शोणित ज्यादा निकलने लग सकता है, वेदना खतरनाक होगी और क्षतज विसर्प पे गोला मारी। ये क्वेश्चन कई बार आया है, यही क्वेश्चन आएगा। आम शोथ के छेदन पे कौन सा उपद्रव वाग्भट ने माना है? गोला मारो, क्षतज विसर्प, 100 स्टार। क्षतज विसर्प याद रखना है इसको अच्छी तरह से। ट्रोमेटिक एरफिलिएसिस, क्षतज विसर्प, अच्छी तरह याद रखना है। और मैंने हमेशा आपको बात बताई थी, वेदना किसके बिना नहीं होती? वात के। वात के बिना वेदना नहीं होती है। पाक किसके बिना नहीं होता? पित्त के। पित्त के बिना। और पस किसके बिना नहीं होती? कफ के कफ के बिना। तो नीचे वो चीज लिखी है, पकते समय शोथ में 3 दोष संयुक्त होते हैं। वात वेदना करेगा, पित्त पाक करेगा और कफ पूय लेके आएगा। मुहुर मुहुर तो कौन सा वर्ण की अवस्था थी? पक्वावस्था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पक्वावस्था। अभी देखो थोड़ी धीरे धीरे ये पक्वावस्था हम कहीं आपके पश्चिमान में चेंज नहीं हो जाए। नेक्स्ट आई व्रण शोथ के दुष्य।
व्रण शोथ के दृश्य क्या है? त्वक और मांस। गुण मारिए। त्वचा और मांस को पीड़ित करता है व्रण शोथ। मुख्य दो चीजों को कैप्चर करता है या इसको इफेक्ट करता है, बोले तो त्वक और मांस को। पक्व शोथ की उपेक्षा नाड़ी। शानदार, डबल स्टार। दोनों लाइन पे गोला मारो, नीचे वाली लाइन पे डबल स्टार है। अगर एक शोथ पक गया है या शोफ पक गया है, बोले तो बलि प्रादुर्भावे पांडुश्च अल्प वेदना मुहुर मुहूर्तोदश्य, जो हमने बात की थी। फिर भी डॉक्टर कह रहा है कोई बात नहीं, 2 महीने बाद आना, अपन 2 महीने बाद चीरा लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, चलो साहब ये पक गया है, कोई बात नहीं, 1 महीने बाद आना। अगर ऐसा काम कर दिया तो उसके अंदर क्या होते हैं? केटेप्सिन्स, हाइलोयूनिक एसिड, और भी उसके अंदर लाइजोसोमल सिक्रीशंस, और उसके अंदर भी बहुत सारे कैटलाइजिंग एंजाइम होते हैं जो कि पूय या पस के अंदर होते हैं। अगर आपने उस पस को ज्यादा देर उन ऊतकों के संपर्क में रखा तो वो उन ऊतकों को गलाकर अंदर एक नाड़ी को कॉज कर देगा या साइनस को बना देगा। थोड़ा मारिए। जहां पर पक गया है फोड़ा, तुरंत उसमें से पस को निकालना है, याद रखना है, नहीं तो भगंदर कर देगा। भगंदर होता ही इसलिए है, फोड़ा पक गया, उसको पका हुआ छोड़ दिया, वो अंदर की तरफ जाके ऊतकों को गलाकर गुद मार्ग से पस को निकाल दिया, उसी को ही भगंदर बोलते हैं। तो पके हुए शोथ को अपेक्षा कर दी तो नाड़ी व्रण बन जाएगा, और अगर आम शोथ को फोड़ दिया तो क्षतज विसर्प बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आई, चिकित्सा के अभाव में व्रण शोथ पाकाभिमुख होकर विदर्धी बन जाता है। हमारी बात हो गई है, अगर शोथ की चिकित्सा नहीं की तो वो एप्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। पस कलेक्टेड कैविटी इज कॉल्ड एप्सिस, और उसको भी अगर सही नहीं किया तो आगे वो नाड़ी व्रण या भगंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई नहीं पूछेगा, ये छोड़ दो, ये याद रखना है। पक्व की अपेक्षा नाड़ी, अपक्व का छेदन, क्षतज विसर्प, ये दो याद रखना। नेक्स्ट है ये व्रण शोथ के 11 उपक्रम। ये 11 उपक्रम नहीं है, इसके 60 उपक्रम होते हैं। व्रण शोथ के 60 उपक्रम होते हैं, बस ये 60 याद रखो, 11 अभी याद मत रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। व्रण शोथ के जो है वो 60 उपक्रम होते हैं, 60 व्रण उपक्रम, 60 होते हैं टोटल। उसके अंदर ये सही है, आलेप भी ठीक है, परिषेक, अभ्यंग, स्वेदन, ये सब होता है, लेकिन 60 उपक्रम ही याद रखना। लिख लो अपने हाथों से, लिखो व्रण शोथ के कुल उपक्रम बराबर लिखो 60। व्रण शोथ के 60 उपक्रम होते हैं। अपतर्पण पहला उपक्रम होता है, और रोम संचन या रोम लोहरण अंतिम उपक्रम होता है। तो लिख लो, कुल मिला के लिखो व्रण शोथ चिकित्सा बराबर 60। 60 याद रखनी है, 11 मत याद रखो। 60 होते हैं व्रण शोथ की चिकित्सा। अब ये कौन कौन से 60 है हम आगे बात करेंगे, उसके नीचे आओ पहले। फिर लिखा है सप्तविध व्रण शोथ के उपक्रम। ऊपर तो व्रण शोथ के थे, और ये है व्रण शोफ, दोनों में अंतर है। ऊपर वाला तो था मेनली आगंतुज व्रणों के लिए, ऊपर वाला जो लिखा है ना ये व्रण शोथ, ये आगंतुज व्रण के लिए लिखा है मेनली, और जो नीचे व्रण शोफ लिखा है ये निज व्रणों के लिए लिखा है। जो बॉडी के अंदर वात पित्त कफ करते हैं वो निज व्रणों की के लिए लिखा है। तो क्वेश्चन आएगा निज व्रणों के उपक्रम शोथ के उपक्रम बताइए तो 7, और व्रण की चिकित्सा के उपक्रम बताइए तो आपको करना है 60। अलग अलग क्वेश्चन लिखे आएंगे दोनों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, 7 है, इसके ऊपर गोला मारो। इसका क्रम पूछते हैं, सीधा पूछेगा तीसरा बताओ, पांचवा बताओ, छठा बताओ, दूसरा बताओ। अभी देखो इसको याद करते हैं। मान लो एक फोड़ा हो गया अपने शरीर के अंदर, उस फोड़े को सबसे पहले अपन छू के तो देखते हैं, भैया ये है क्या, चक्कर क्या है ये, तो हम छू के देखते हैं या उसको मसलते हैं। तो सबसे पहले उसको हम मसलना है, विमलापन करना है। विमलापन मतलब थंब को उसके ऊपर गोल 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 घुमाना है। सबसे पहले अपन ये तो देखते हैं, अरे भैया ये हुआ क्या है। तो आदो विमलापनम कुरियात, सबसे पहले उसको अंगूठे से मसलना है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा उसके ऊपर हम अवसेचन या पानी डाल देते हैं, गोला मारो अवसेचन। उपना के ऊ के अंदर कौन सा अक्षर दिख रहा है आपको? 3। और वर्ण शोध का है भी तीसरा उपक्रम, ऐसे याद हो गया 1 सेकंड के अंदर। पाटन के प में कौन सा अक्षर दिख रहा है आपको गणित का? 4। पाटन के प में 4 दिखना चाहिए सबको, तो 4 बोले तो पाटन, कहानी खत्म। शोधन, पंचक्रम के अंदर कितने क्रम आते हैं? पंचक्रम में नाम के अंदर ही लिखा हुआ है 5। और पंचक्रम किसके लिए होता है, शोधन या शमन? शोधन। शोधन। तो देख लो 5वां शोधन। आगे गणित क्लियर।
सोचना ही नहीं है, गाड़ी के अंदर बहते चलो आंख मीच के। छठा लिखा है रोपण, कोई दिक्कत नहीं, याद हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं। या जब भाई आपने व्रण को शोधित कर दिया है, उसके बाद में क्या करोगे, घाव को भरोगे, हील करोगे घाव को, तो छठा रोपण हो जाएगा। शोधन के बाद रोपण होता है। और साथ में जो छोटा मोटा बाल वाल या कोई विकृति लग गई है उसके अंदर, तो उसको हम विकृति को हटा देंगे। ये 1 सेकंड में याद हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं पूछता हूँ, देखते हैं कितना याद हुआ। बोलो भैया पांचवा। पंचकर्म शोधन शोधन पंचकर्म बोले तो क्या, शोधन। पंचकर्म बोले तो शोधन शोधन। शोधन। तुम बोलोगे तीसरा उपना अपना। उपमा। तुम बोलोगे चौथा, पाटन। पाटन तुम बोलोगे छठा, रोपण। रोपण रोपण। तुम बोलोगे सातवां, विकृतापहम विस्थापन। तुम बोलोगे पहला, विमलापन। विमलापन तुम बोलोगे तीसरा, अपना। उपना तुम बोलोगे चौथा, पाटन पाटन तुम बोलोगे पांचवा। शोधन। शोधन। खत्म कहानी। ऐसे याद करना, और कोई कोई विशेष बात थोड़ी है, ऐसे याद हो जाना चाहिए। ऐसे याद हो गया, कहानी खत्म। उत्सादन से रक्षा विधान तक 26 उपक्रम इसमें शामिल है, कोई नहीं पूछेगा, छोड़ दो। तो कुल मिला के वर्ण शोफ के 7 उपक्रम है। बोलो तीसरा। उपना अपना। ठीक, चलिए नेक्स्ट है विदर्दी। विदर्दी के बारे में बात करते हैं। बोलो पांचवा। पाटन शोधन। शोधन शोधन। शोध। आइए विदर्दी के बारे में बात करते हैं, एप्सिस के बारे में बात करते हैं। एप्सिस होता कुछ नहीं, मोटा मोटा समझो, कोई भी फोड़ा जिसमें पस आके बंध गया है और वो अभी पच्यमान अवस्था में बैठा है। बोलो वेदना होगी कि नहीं होगी? होगी सर होगी। पच्यमान अवस्था में वेदना होगी। तो बस पच्यमान फोड़े को ही एप्सिस बोलते हैं, मोटा मोटा समझ लो। दुष्ट रक्त अति मात्रवातम सवे शीघ्रम विद्यते। दुष्ट रक्त होने के कारण तुरंत पाक को प्राप्त हो जाता है, और पाक किसके बिना नहीं होता? पित्त के पित्त के बिना नहीं होता। तो बस तो भरा पड़ा है पित्त इसके अंदर। तद शीघ्रम विधात्वातम विदर्दीत्य विधीयते, और तुरंत विधा होने के कारण इसको विदर्दी बोल देते हैं। नॉर्मल चीज, रक्त होता है इसके अंदर, अच्छी बात है। नेक्स्ट है ये वाग्वट, क्या बोलता है? पर्युषितम अंत्यन रुक्षे और दोस्त कोई नहीं पूछेगा। विदर्दी के कुछ पूछना है? संप्राप्ति पे आओ। सर डिस्प्ले नहीं दिख रही है। डिस्प्ले नहीं दिख रही, अभी दिख जाएगी, वापस ऑफ करके ऑन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स आपके पास खुले हैं, डाउनलोड कर लीजिए ऐप से। नोट है, नोट्स को रखिए साथ में। चलिए अब हम बात करें विदर्दी की संप्राप्ति, पैथोजेनेसिस ऑफ एप्सिस। त्वग रक्त मांस मेद, गोला मारो। त्वक रक्त मांस और मेद, ये 4 दुष्य होते हैं इसके, मोटे मोटे। इनको दूषित करते हुए अस्थियों के अंदर भी कई बार चला जाता है। तो त्वक रक्त मांस मेद अस्थि, गोला मारो। दोषे शोफे शनेर घोरम जन्युते उत्कृष्टाम भ्रशम, और धीरे धीरे शोफ इन सबको दूषित करता हुआ, नीचे लिखा महामूलम रुजावंतम, इस पे गोला मारो। ये रुजा अपने आप को बता रहा है कि मैं विदर्दी हूं। व्रतम चा अप्य अयतम, कई बार वो गोल भी हो सकती है, कई बार गोल नहीं भी हो सकती। तमाहु विदर्दी धीरा विज्ञान षडविदम, और 6 प्रकार का इसका भेद होता है। तो उसमें 2 चीज याद रखनी है, महामूलम रुजावंतम पहली चीज। दूसरी चीज इसकी दुष्य त्वग रक्त मांस अस्थि, त्वक रक्त मांस मेद और अस्थि। त्वक रक्त मांस मेद अस्थि, ठीक है। शुरू के 5 धातु। त्वक मतलब रस, रक्त मांस मेद अस्थि, और इसके 6 भेद होते हैं विदर्दी के। आइए बात करते हैं एक एक करके। तुम मुझे बता दोगे कौन सी विदर्दी का भेद होगा जो तुरंत पाक को प्राप्त हो जाएगा? पित्त पित्त पित्तज विदर्दी। ऐसी कौन सी विदर्दी का भेद है जो बहुत धीरे धीरे पाक को प्राप्त होगा? कफज कफज। कफज विदर्दी। ऐसा कौन सा विदर्दी का भेद होगा जो विचित्र विचित्र वेदना को लेकर आएगा? वात वात। वातज विदर्दी। ऐसा कौन सा विदर्दी है जिसके अंदर पूरे जगत की वेदना, पूरे जगत के कलर और पूरे जगत के लक्षण होंगे? आगंतुक या सन्निपातज अन्यपातज विदर्दी। और ऐसा कौन सा विदर्दी का भेद होगा जो पित्त का भाई होगा? रक्तज। रक्तज तो ये सब आपको पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं, वही लिखा है। तो आओ वातज विदर्दी।
भ्रम अत्यर्थ वेदना, कोई पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हैं वेदना, कोई नहीं पूछे। चित्रोत्थान प्रपाकश्य 100 स्टार मार्क करिए। चित्रोत्थान प्रकाश्य, चित्र विचित्र पाक होता है भैया, कभी पाक हुआ और कभी नहीं हुआ और कभी उबड़ और कभी खाबड़। तो बोले तो चित्र, बोले तो विचित्र रूप से पाक होता है। कई बार पाक हुआ जल्दी, कई बार हुआ ही नहीं। और विषम गति हमेशा किसकी होती है? वाह, वात वात की। कभी भूख तेज लगी, कभी भूख नहीं लगी, कभी एक्स्ट्रा लगी, कभी नहीं लगी। चित्र विचित्र बात ही होती है, अच्छी तरह याद रखना है। तो ये चित्त उत्थान प्रपाकश्य नहीं चाहिए। पित्त के अंदर ज्वर दाह कोई बड़ी बात नहीं है। क्षिप्रोत्थान प्रपाकश्य, क्षिपर मतलब होता है जल्दी, क्षिप्रोत्थान तुरंत पाक को प्राप्त हो जाएगा ये। और दाह और ज्वर तो कोई बड़ी बात नहीं चाहिए कफज के अंदर। शीत स्तब्ध अल्प वेदना, अल्प वेदना होगी, शीत होगा, स्तब्ध होगा, कोई बड़ी बात नहीं। चिरो, चिर मतलब क्या होता है? चिर, चिरकालीन व्याधि। लेट, हाँ, पुरानी या लेट या लेट। क्रोनिक, क्रोनिक। तो चिरोत्थान, लंबे समय तक उत्थान को प्राप्त होगी। घोड़ा मारो। देर से पाक होती है, पाक ही नहीं होती पहली बात तो, और पाक होगी तो 10 साल बाद या कई महीनों बाद। आगे देखो इसकी एक एक और लक्षण लिखे। वात के अंदर अरुण कृष्ण लिखा, कोई बड़ी बात नहीं। पित्त के अंदर आओ, औदुंबर संकाशा। और औदुंबर कलर हमेशा कौन से दोष के साथ हुआ करता था आज तक? पित्त, पित्त। औदुंबर मतलब वही रेडिश, पित्त के साथ। कफज के अंदर आओ, देखो एक लिखा शराव सरदर्शम। ये शराव के समान मुड़ी हुई होती है भीतर से। शराव बोले तो कटोरा। और कटोरे के अंदर तुम मुझे बताओगे वात पित्त कफ के अंदर कटोरे को अच्छी तरह से किससे भर पाओगे? वात पित्त कफ के अंदर कफ, कफ से तो भर पाओगे। पित्त भी चलो भर दोगे, लेकिन कफ से अच्छा भरेगा। तो कफ क्योंकि स्थिर होता है, और स्थिर में स्थिर अच्छा जमता है। तो सराव कफज विदर्दी का लक्षण है, इसको अच्छी तरह याद रखना है। पांडु श्वेत तो कोई नहीं पूछेगा। त्रिदोषज के अंदर विशाल आकार की होती है, विविध वेदना होती है, और विषम पाक पे गोला मारो हल्का सा, लेकिन ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ दो। विविध वर्ण विविध स्त्राव छोड़ो। छतज के अंदर आघात से उत्पन्न होती है, और पित्तज विदर्दी के समान ही इसके स्त्राव और वर्ण होता है, थोड़ा सा याद रखो। और रक्तज विदर्दी पित्त के समान ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, गोला मारो। अब आइए हम बात करते हैं आभ्यंतर विद्युति। आइए, शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल एब्सेस, जबरदस्त। आइए बात करते हैं आभ्यंतर विद्युति। अंत शरीरे मांस असृग विशंति यदामला तत् संजायते ग्रंथि गंभीरस्त सुदारुणा। अभी तो हम बाहर की फोड़े या बाहर का एब्सेस पढ़ रहे थे। अब भीतर शरीर के जो विदर्दी हो जाती है उसको आभ्यंतर इंटरनल एब्सेस बोलते हैं। जैसे लिवर में हो गई, यूरिनरी ब्लैडर में हो गई, रेक्टम के अंदर हो गई, या स्टमक के अंदर हो गई, तो उनको आभ्यंतर विदर्दी बोलते हैं। ये 10 मानता है सुश्रुत, और चरक 9 मानता है। तो आप देखो जो भीतर की तरफ, इसकी हिंदी में आओ। अंत शरीर में तीव्र वेदना स्थित मांस रक्त को दूषित करके जो शरीर के भीतर दारुण ग्रंथि के आकार में होती है उसको विदर्दी बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, विदर्दी की शुरुआत किस रूप में होती है? गोला मारो, ग्रंथि रूपेण। गोला मारो। शुरू शुरू में तो ये ग्रंथि होती है, क्योंकि इसके अंदर पाक नहीं होता है। आपको भी पढ़ता था, मंद उष्मा, मंद पाक, त्वक स्वर्णता, ये सब हमने पढ़े थे लक्षण। तो शुरू में तो ये ग्रंथि होती है, लेकिन बाद में ये विदर्दी को प्राप्त हो जाती है। गोला मारो। कारण वही है, फॉल्टी लाइफस्टाइल एंड फॉल्टी लाइफ हैबिट्स। छोड़िए इसको। इसके भेद पर आइए। आभ्यंतर विदर्दी चरक ने 9 मानी और सुश्रुत ने 10, 100 स्टार। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि विदर्दी आभ्यंतर विदर्दी के भेद 9 करोगे या 10 करोगे, पहला आंसर क्या करोगे? 10। 10, 10 करेंगे। 10। 10 करेंगे। समझ में आ गई ना क्यों 10 करेंगे? मैं समझा चुका हूं। हाँ जी। बस, तो वही समझना है। तो चरक ने 9 माने हैं, और सुश्रुत ने 10 माने हैं, और बुद्ध को एक्स्ट्रा माना है। अच्छी तरह याद रखना है। प्रोक्टाइटिस इंड्यूस्ड रेक्टल एब्सेस, बुद्ध। आइए बात करते हैं अंतर विदर्दी। अब इसके एक ही के लक्षण पढ़ते हैं। कहां पर हुई तो क्या होगा, और कहां पर हुई तो क्या होगा। बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर। आओ बात करते हैं। और इन सब के अंदर एक बहुत सुंदर काढ़ा है जो आभ्यंतर विदर्दी को जीत लेता है। कोई बता पाएगा कौन सा काढ़ा है? एक काढ़ा है, सुश्रुत का एक गण है, गण। कौन से गण का काढ़ा है जो आभ्यंतर विदर्दी नाशक होता है? पंचोलकल।
इक्ष्वाल्कलो संधान कषायो करे, भग्न संधान करे, योनि दोष हृदय नहीं है। अगला बोलिए और सोचिए। एक मेरी तरफ से उसको चॉकलेट मिलेगी अगर इसके उत्तर सही बता दिया तो। त्रिपुला क्वाथ। त्रिफला चक्षुष्या कफ पित्त मेह विशोधनी चक्षुष्याम विषम जोरग्नि नहीं है। इसका उत्तर है वरुणादि क्वाथ। वरुणादि क्वाथ लिख लीजिए डायरी के अंदर, वरुणादि क्वाथ। वरुणादि कफ में हो विलयनम, कफ मेद विमलापनम, अग्नि वृद्धोर आभ्यंतर विदर्दी नाशनम। वाह वाह, लिख लीजिए वरुणादि क्वाथ, वरुणादि क्वाथ। आइए बात करते हैं पहला गुद। शानदार। अब भैया गुद के अंदर एप्सिस हो गया है, प्रोक्टाइटिस हो गया था, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया था, वहां एप्सिस हो गया है। तो भैया ना वात का अनुलोमन ना मल का अनुलोमन, तो गोला मारो वात निरोध है, वात का निरोध हो जाएगा। एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन गोला मारी। वात का अपान वात का अनुलोमन ही गुद से होता है, तो वात का निरोध कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखना है वात निरोध। नेक्स्ट आइए बस्ती। बस्ती के अंदर अगर एप्सिस हो गया है, बोले तो सिस्टाइटिस इंड्यूस्ड एप्सिस, तो आपको भी पता बस्ती मल मूत्र का स्थान है, तो मूत्र या मल त्याग में कष्टता हो सकती है और मूत्र कर्ज के लक्षण आ सकते हैं। और ये मल त्याग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बस्ती के पीछे रेक्टम है, और बस्ती अगर सूजन आ गई तो रेक्टम पे भी प्रेशर डालेगी, तो मल का भी त्याग में दिक्कत आ सकती है। नाभि के अंदर आइए, हिक्का आटोप 100 स्टार मार्क करिए। गोला मारिए। नाभि में हिक्का, अब देखो नाभि के अंदर हिक्का टोप क्यों हो रहा है? नाभि जो है वो लगभग फ्रेनिक नर्व का इनर्वेशन लगभग नाभि के ऊपर ही होता है, और फ्रेनिक नर्व जैसे ही डायफ्राम को सप्लाई करती है, तो जैसे ही फ्रेनिक नर्व में इरिटेशन होगी, हिक्का आना शुरू हो जाएगा पेशेंट को। नाभि में हिक्का आटोप अच्छी तरह याद रखना है। कुक्षी, स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन में अगर एब्सेस हो गया कुक्षी में, तो पार्श्व आंतर शूल और मारुत कोपणम, पेट में गैस बनेगी, मारुत कोपणम। लेकिन वात निरोध कहां हो रहा था? गुद में। गुद में। और ये मारुत कोपणम है, ये अंदर भीतर वायु बढ़ेगी, बड़ा मारो। और पार्श्व के अंदर शूल होगा, पेट के पार्श्व में शूल होगा। अगला ये वंक्षण। वंक्षण बोले तो इंग्वाइनल एरिया, वंक्षण बोले तो इंग्वाइनल एरिया। इसमें लिखा है कटी पृष्ठ ग्रह तीव्रो, गोला मारो। कटी और पृष्ठ के अंदर ग्रहण हो जाता है, गोला मारो। वंक्षण बोले तो इंग्वाइनल एरिया, जो आप पैंट का बेल्ट बांधते हैं उसके नीचे की तरफ और अपने घुटने से ऊपर की तरफ, ये पूरा इंग्वाइनल एरिया होता है। इस एरिया के ऊपर ही कटी है और इसकी एरिया के ऊपर ही पृष्ठ का भाग आता है, तो कटी और पृष्ठ के अंदर तीव्र वेदना होती है, गोला मारो वंक्षण। वृक्क के अंदर, वृक्क किडनी आपके पार्श्व के अंदर है, पीछे की तरफ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है किडनी, तो किडनी पार्श्व में है, इसलिए उसके अंदर पृष्ठ का ग्रह हो जाता है, गोला मारो। पृष्ठ कटी ग्रह, और पार्श्व में है तो पार्श्व संकोच भी हो जाता है, गोला मारो पार्श्व संकोच। प्लीहा, और अगर प्लीहा में एब्सेस हो गई तो प्लीहा जस्ट आपके डायफ्राम के नीचे पड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और प्लीहा में जैसे ही एब्सेस हो गया तुरंत श्वास अवरोध हो जाता है, श्वास रुक जाता है या अवरोध हो जाता है, गोला मारो उच्छ्वास अवरोध प्लीहा। हृदय में हो गई भैया तो पूछना ही क्या है, वो तो मर्म है, वो तो मारेगा। सर्वग्रह, पूरे शरीर में खून फेंकता है तो पूरे शरीर का ग्रहण हो जाएगा। तीव्र हृदय शूल हो सकता है, एंजाइना हो सकता है। और हृदय घटनम प्रमोह तम का श्वास, और प्रमोह या मोह के अंदर पेशेंट चला जाएगा और हृदय के अंदर वेदना शुरू हो जाएगी और श्वास की गति भी बढ़ सकती है। यकृत के अंदर लिखा है श्वास और तृष्णा, वास की जगह श्वास लिखो, श्वास तृष्णा। लिवर भी आपके डायफ्राम के नीचे की तरफ राइट हैंड साइड के अंदर है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर, और अगर लिवर में एब्सेस हो गई तो श्वास और तृष्णा। और क्लोम तो पानी का पूरा स्रोत है, जलवे स्रोतस या उदकवे स्रोतस का मूल था क्लोम, और क्लोम के अंदर अगर एब्सेस हो गई तो पिपासा और मुक्षोष, अच्छी तरह याद रखना है। तो ये 10 के 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना है इन किस विदर्दी के अंदर किस जगह
लक्षण आते हैं। 2-3 पूछता हूं, बताइए। वात निरोध, गुद, पिपासा मुक्तोष, क्लोम, क्लोम, उच्छ्वास अवरोध, प्लीहा, पार्श्व संकोच, कौन सा ऑर्गन है पार्श्व में? व्रक, वृक्क, बिल्कुल ठीक है। हिक्काटोप, हिक्काटोप कौन कर रहा था? नाभि, नाभि। और देखो इसके अंदर 5वां नंबर पॉइंट में वंक्षण लिखा है। वंक्षण में चरक ने शक्ति साध माना, ये भी थोड़ा याद रखना है। पैरों के नीचे वाला पार्ट होता है तो शक्ति साध भी हो जाता है चरक के अनुसार, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये रक्तज विदृति, थोड़ा सा देख लेते हैं। रक्त, स्त्रियों के अंदर जब प्रसव हो जाता है उसके बाद में दूषित रक्त कई बार निकल नहीं पाता है, तो वो बॉडी के अंदर रक्तज विदृति करके ज्वर, दाह और तृष्णा के रूप में लक्षण को लेके आता है, जिसको मक्कल शूल की संज्ञा दी है, याद रखना है। इसको मक्कल बोलते हैं। और अगर ये 7 दिन में शांत ना हो तो ये पाक को प्राप्त हो जाती है। थोड़ा सा याद रखिए, इसको मक्कल विदृति या मक्कल शूल बोलते हैं। इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का करेंगे हम कल। कोई डाउट हो तो आप बताइए। 7 तारीख बाद में जो आपकी क्लास है वो 2-2 घंटे की हो जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा मीटिंग के अंदर चल रहा हूं कई दिनों से, तो 1-2 दिन में मैं फ्री हो जाऊं। क्लास तो रोज होगी।